Hey guys, what's up? क्या चाल? This is CNA Kunj Goenka, your tax mentor, and yes, welcome to our CMA Final Direct Tax का practice session Transfer Pricing Part 2. ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे आप सबको पता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग CMA exclusive past term papers and mock test papers which has come from questions which have come from transfer pricing. We are discussing that question so that you are well prepared before the examination. पार्ट वन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, पार्ट वन अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके चेक कर लो. सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट लाइक्ड इट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट. पीटीपी जून 23 न्यू सिलेबस का पहला क्वेश्चन से मैं आज का जो है वीडियो स्टार्ट करूंगा. लेट्स बिगिन. Aarti Limited, the SSE having international transactions entered into advanced pricing agreement for the transactions entered into with Associate Enterprise in Sweden on 12th of January 2025. यानी कि agreement date है previous year 24-25, 12 January 2025 यानी previous year 24-25. The SSE has been doing identical transaction for the past 5 years and intends to continue the same in future also. वो पिछले 5 साल में ये सारे ट्रांजैक्शन कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी ये सेम ट्रांजैक्शन करने वाला है. The applicable method for determining ALP is cost plus method. The ALP for the assessment year 25-26 is 540 euros per metric ton. आपको बोल दिया है जो ALP है वो 540 euros per metric ton है as per the cost plus method. The relevant details for the earlier 5 assessment years are as under. असेसमेंट ईयर 25-26 आपको करंट ईयर का बता दिया कि करंट ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो रोल बैक लास्ट 4 ईयर्स तक जा सकता है. 24-25, 23-24, 22-21 and 21-22. These are the dates of filing return. ALP as per the metric ton if ALP is applied and ALP as per the metric ton as per the assessment completed. ठीक है, ये आपको चेक करना है कि असेसमेंट कंप्लीटेड जो है उसके हिसाब से एएलपी कितना है, और एपी अगर एप्लीकेबल किया तो एएलपी के हिसाब से उन्होंने उस साल का एएलपी कितना डिक्लेयर किया है. इन ईच ऑफ दिस ईयर्स द मिनिमम क्वांटिटी ट्रेडेड इज 100 लाख मेट्रिक टन. With the above A, assume that the transfer pricing provisions and other related provisions have remained unchanged from the assessment year 2021 onwards. मतलब यहाँ से जो है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. द रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर 25-26 इज येट टू बी फाइल. तो डेफिनेटली आप इसका एएलपी जो निकालेंगे, आप इसका रिटर्न अभी तक फाइल किए नहीं है. इन लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एग्जिस्टिंग ऑन 1 जून 25, अराती लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग. ये बिल्कुल एपीए का क्वेश्चन है. स्टेट द असेसमेंट ईयर्स फॉर विच एपीए कैन बी अप्लाइड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ईयर एंड द फ्यूचर. सबसे पहले पूछा कि बताओ एपीए करंट ईयर से नेक्स्ट कितने साल तक एप्लीकेबल हो सकता है. तो अपने को पता है करंट ईयर प्लस नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स तक वो एप्लीकेबल हो सकता है. तो करंट ईयर हो गया आपका AY 25-26. ठीक है, AY 26-26 के लिए इट कैन बी एप्लीकेबल एंड 4 ईयर्स फॉरवर्ड. दैट इज AY 26-27, 27-28, 28-29 एंड 29-30. ये 4 साल के लिए आप एपीए जो है एप्लीकेबल कर सकते हो. एंड द करंट ईयर AY 25-26. For how many years it can avail the rollback benefit out of the given years? Under what situations will the rollback be inapplicable? आपको पूछा है कि रोलबैक कितने साल के लिए कर सकता है, 4 ईयर्स. इन सिचुएशन में रोलबैक कौन से साल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. प्राइमा फेसी रोलबैक विल अप्लाई फॉर 4 ईयर्स बैकवर्ड, यानी कि 25-26 से 4 साल पहले. इवेट 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22. दस इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर AY 22-21, यानी 21-22 के पहले ही एप्लीकेबल नहीं हो सकता. 21-22 के पहले एप्लीकेबल नहीं हो सकता. ये 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. ध्यान देना, रोलबैक कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दैट रिटर्न ऑफ इनकम विच हैज बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट. अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है तो इन दैट सिचुएशन रोलबैक कैन नॉट बी एप्लीकेबल. या फिर इफेक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ द टोटल इनकम रिटर्न और एसेस्ड, यानी कि जो उसका टोटल इनकम एसेस हुआ है एपीए में आप लोअर एएलपी डिक्लेयर कर रहे हो. आई रिपीट, एपीए में आप लोअर एएलपी डिक्लेयर कर रहे हो, लोअर एएलपी एसेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आप डेफिनेटली उस साल का रोलबैक एप्लीकेबल नहीं कर सकते. अब मजे की बात यहाँ पर ये है गाइस कि आप थोड़ा ध्यान से अगर डेट्स को फॉलो करें, अगर आप थोड़ा ध्यान से डेट्स को फॉलो करें, यहाँ पर AY 24-25 का रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट क्या है, 21 मार्च 25, जो कि ड्यू डेट के बाद है. AY 23-24 का जो आपका रिटर्न फाइलिंग डेट है, अगेन ये 23 अक्टूबर है. नॉर्मली इसका ड्यू डेट होना चाहिए था 31 अक्टूबर 23. ये असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो असेसमेंट ईयर 23-24 अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका रिटर्न तो 31 अक्टूबर 2023 तक फाइल हो जाना चाहिए था. असेसमेंट ईयर है ना ये. तो प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न कब है, 31 अक्टूबर 23 तक फाइल हो जाना चाहिए था. राइट गाइस, तो ये भी आपने टाइमली फाइल नहीं किया है. ठीक है,
31 अक्टूबर 2023 तक हो जाना चाहिए था, फाइल हुआ है 23 अक्टूबर। तो मेरे हिसाब से एक टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है क्योंकि आपका आंसर से मैच नहीं कर रहा है। AY 2223 आपका डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? 12 सितंबर 23। 12 सितंबर 23 तो बिल्कुल भी ये बियॉन्ड द ड्यू डेट है। AY 2122 12 नवंबर 2022 ये भी बियॉन्ड द ड्यू डेट है। देखा जाए तो फिर रोल बैक ये किसी के लिए भी नहीं कर सकता है। बट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में इन्होंने 23-24 एंड 21-22 ये 2 साल बैक के लिए रोल बैक अलाउ किया है। सजेस्टेड आंसर में अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने 23 अक्टूबर को, क्योंकि 30 नवंबर आपका रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है, तो मेरे को लगता है ईयर का थोड़ा सा इन्होंने टाइपोग्राफिकल एरर किया है सर। ठीक है, टाइपोग्राफिकल एरर ईयर में किया। और देखो नॉर्मली आपका जो है यहाँ पे इन्होंने एरर किया है। तो ये क्वेश्चन में जो आंसर है ये बिल्कुल भी आप एप्लीकेबल मत करना। यहाँ पे बेसिकली रोल बैक जो होगा ये किसी भी साल के लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज सब सिचुएशन में रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑन पार्ट ऑफ द राती एज रिगार्ड्स फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? तो बेसिकली ऑब्वियसली जिस साल में रोल बैक लग रहा है उस साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मॉडिफाइड रिटर्न एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू फाइल अ मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेसिकली क्या है कि कंसिडरिंग, देखो कंसिडरिंग मॉडिफाइड रिटर्न का क्या क्लॉज होता है? जिस मंथ में एपी एंटर हुआ है उस मंथ के एंड में आ जाइए, वहां से 3 मंथ्स के अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना होता है। तो एपीए कब एंटर हुआ है? एपीए जनवरी 25 में एंटर हुआ है, तो जनवरी एंड में आ गए, वहां से 3 मंथ्स, तो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक आपको जो है अपना मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर द असेसमेंट ईयर्स जिसका आपका एपीए एंटर हुआ है, जिसके लिए आप रोल बैक एप्लीकेबल कर रहे हो। बट यहाँ पे देखा जाए तो रोल बैक आप किसी लिए भी एप्लीकेबल नहीं कर रहे हो कंसिडरिंग। हाँ, अगर इसका डेट्स अगर अपने थोड़ा बहुत चेंज कर देते तो अपना एएलपी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में करवाया है। पार्ट 1 वाले वीडियो में जाके एपीए का सवाल चेक कर लेना, इसको एक बार इग्नोर कर देना सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पीटीपी जून 23 न्यू सिलेबस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एएलपी का। चैन लिमिटेड चेन्नई, चैन लिमिटेड चेन्नई इंपोर्टेड मोबाइल हैंडसेट्स फ्रॉम इट्स ए सीओ लिंक ऑफ कोरिया। ठीक है, चेन्नई ने इंपोर्ट किया, चैन ने इंपोर्ट किया अपने एसोसिएट एंटरप्राइज सीओ लिंक से फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इट इंपोर्टेड 24,000 यूनिट्स और प्राइस है 15,000 पर यूनिट एंड सोल्ड द सेम फॉर 16,500। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, 15,000 में खरीदा और 16,500 में सेल किया। ठीक है, ये पक्का रीसेल प्राइस मेथड होगा। एनीवेज देख लेते हैं। सीओ लिंक यानी कि ये जो सीओल है जिसे इन्होंने इंपोर्ट किया है, इन्होंने 3 मंथ्स टाइम दिया फॉर पेमेंट एंड गेव क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 500 पर यूनिट। 500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ से उसको मिला है और 3 मंथ्स पेमेंट टाइम दिया है क्रेडिट। वारंटी टाइम वाज 6 मंथ्स एंड द कॉस्ट ऑफ द वारंटी इज 260 पर यूनिट। वारंटी टाइम कितना दिया है? 6 मंथ्स का दिया है और 260 पर यूनिट आपका कॉस्ट ऑफ द वारंटी है। चैन बॉट सिमिलर मोबाइल हैंडसेट्स फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी Tree Inc. of Japan at 12,000 per unit and the same was sold for 15,000 per unit। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे दिया कि जो इंपोर्ट हुआ है सिमिलर इंपोर्ट 12,000 पर यूनिट में हो रहा है, जबकि वो एसोसिएट एंटरप्राइज से जो इंपोर्ट कर रहा है वो 15,000 में इंपोर्ट कर रहा है, इतना एक्सेस प्राइस में इंपोर्ट कर रहा है ये। अब ड्यूरिंग द ईयर इट इंपोर्टेड 24,000, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स वो ट्रीइंग से इंपोर्ट कर रहा है, बट इसमें कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का दिया गया था, बट when it was done from associate enterprise उस समय क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स का दिया हुआ है, यानी 2 मंथ्स एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया भाई। अगर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया है तो आप समझ सकते हो। अगर 2 मंथ्स मेरा एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया है तो मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरा 12,000 का जो इंपोर्ट प्राइस है, यहाँ पे 1 मंथ का दिया तो 1 मंथ के हिसाब से 12,000 का प्राइस है। जब एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड देगा तो ये 12,000 तो बढ़ जाएगा ना, ये 12,000 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली प्राइस जो इंपोर्टेड प्राइस होगा मेरे पे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो 1 मंथ के क्रेडिट के जगह इनको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम है, तो 12% हो गया 12 मंथ्स का, तो 1% 1 मंथ हो गया, तो 2 इंटू 1% ईच हो गया, तो ये हो गया 2%। 2% क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। 2% क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1,000 पर यूनिट, क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1,000 पर यूनिट, क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1,000 पर यूनिट। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट कितना है? यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट 500 पर यूनिट है, यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट 500 पर यूनिट है। लेकिन जब ट्री इंक से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्वांटिटी डिस्काउंट कम दिया जा रहा है, आई रिपीट ज्यादा दिया जा रहा है। 1,000 रुपीज पर यूनिट का क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है,
बट एक्चुअल में जो एसोसिएट एंटरप्राइज वाले हो खाली 5 मिनट पर यूनिट दे रहे, तो मेरे को 5 मिनट से अपना डिस्काउंट कम करना पड़ेगा। 5,000 नहीं दे सकता हूँ, 500 दे सकता हूँ। तो 500 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को? 500 जो है बेसिकली माइनस इन द सेंस आप ये बोल सकते हैं कि सर 500 रुपया पर यूनिट का क्वांटिटी डिस्काउंट है और यहाँ पे 1,000 रुपीज पर यूनिट का डिस्काउंट है, तो 12,000 में तुम सोचो 1,000 रुपया डिस्काउंटेड ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा परचेज हो रहा है। परचेज के सिचुएशन में यहाँ पे तुमको खाली 500 का डिस्काउंट मिलना चाहिए था, यहाँ पे तुमको 1,000 मिल के रखा है। तो यहाँ पे 12,000 में तो 1,000 रुपया माइनस किया हुआ है ना, तो तुमको 500 ही करना था। तो तुम 500 क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे। ये भी ऐड बैक होगा, ये भी ऐड बैक होगा। तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, ठीक है। वारंटी टाइम वॉज 3 months एंड द कॉस्ट ऑफ वारंटी वॉज 460 रुपीज पर यूनिट। वारंटी टाइम 3 महीने की थी, ठीक है। यहाँ पे वारंटी जो दिया जा रहा है 3 महीने का दिया जा रहा है परचेज के टाइम पे, बट यहाँ पे जो वारंटी दिया जा रहा है वो 6 months का दिया जा रहा है, और इसकी कॉस्ट ऑफ वारंटी कितनी है? 260 पर यूनिट। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वारंटी मेरा है, मेरे को वारंटी का पूरा क्या करना पड़ेगा? एसोसिएट एंटरप्राइज वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इन दिस सिचुएशन जो आपका वारंटी कॉस्ट है, जो आपका वारंटी कॉस्ट है, जो आपसे वारंटी जो आपका टाइम लिया गया वो 3 months लिया गया और वारंटी कॉस्ट 460 लिया गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है। अज्यूम दैट परचेज इन बोथ द केसेस वर यूनिफॉर्म, स्टेट विच मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड and compute the ALP of the transaction. Find out how much must be the adjusted to the total income of the चैन लिमिटेड। तो सर एकदम क्लियर है, यहाँ पे आपको कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड को ही मानना पड़ेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। एंड इन दिस सिचुएशन अपने यहाँ से स्टार्ट किए परचेज प्राइस से 12,000 से, यहाँ पर अपने ऐड किए 2 months, 2% है बेसिकली, 2% अपने ऐड किए। अगर आप देखेंगे तो अपने यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 2% ऐड किए तो 12,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड अपने 2% ऐड किए, 12,000 का 2% 240। फिर अपने यहाँ पे डिस्काउंट, आई रिपीट, यहाँ पे अपने डिस्काउंट है जो अपना स्पेशल डिस्काउंट है, जो अपना स्पेशल डिस्काउंट है। स्पेशल डिस्काउंट कितना है? यहाँ पे 500 का था, यहाँ पे 1,000 का था, तो यहाँ पे जो स्पेशल डिस्काउंट है 500 का एक्स्ट्रा आपको मिल के रखा है, तो आपने उसको भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन दिस सिचुएशन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वारंटी जो एसोसिएट इंटरप्राइज वाला है वो एग्जैक्टली ले लिया गया है 260 पर यूनिट को। अब क्या करेंगे? अब वारंटी कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर दिए। अब वारंटी कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर दिए तो आपका टोटल जो आर्म्स लेंथ प्राइस आ गया वो आएगा 13,000, और एक्चुअल में जो आपने परचेज किया है एसोसिएट इंटरप्राइज से वो है 15,000 में। तो जो डिफरेंशियल है वो अमाउंट टू बी एडेड हो गया, दैट इज 2,000 हो गया। अब ये जो 2,000 है इनटू 24,000 यूनिट्स, 480 लाख विल बी एडजस्टेड इनटू द अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम। 480 lakhs क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा इनटू द अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है। 480 lakhs एडजस्ट हो जाएगा इनटू द अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है। क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आओ पीटीपी जून 23 न्यू सिलेबस, ये भी वो एबिटा वाला ही क्वेश्चन है। मित्रा प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ चैपल इंक ऑफ यूएसए, ठीक है। चैपल इंक ऑफ यूएसए, मित्रा बोरोड 50 crores फ्रॉम चैपल इंक ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल इंटरेस्ट है 7 crores का, ठीक है। एंड एएलपी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट वाज डिटरमाइंड एट 5.5 crores। थोड़ा ध्यान देना, एएलपी ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, उसका आर्म्स लेंथ प्राइस है 5.5 करोड़, एक्चुअल इंटरेस्ट है 7 करोड़, एबिटा आपको दे दिया 11.5, टोटल इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर 6.5 करोड़, हाउ मच ऑफ द इंटरेस्ट वुड बी डिसअलाउड अंडर 94B। आपसे ये भी पूछा सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा, एंड हाउ मच मस्ट बी पेड एज एडिशनल इनकम टैक्स। सब कुछ पूछ लिया सर, ठीक है, सब कुछ पूछ लिया। तो एक चीज बताओ, एबिटा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है एबिटा, तो एबिटा जो है 11.5 करोड़, उसका 30% से ज्यादा, 30% तक ही तुमको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो इसका 30% आ रहा है मेरा 3.45 करोड़, ठीक है, 3.45 करोड़। अच्छा, एएलपी कितना है इंटरेस्ट पेमेंट का? 5.5 करोड़ मेरा एएलपी है, ठीक है, 5.5 करोड़ मेरा एएलपी है। तो अगर मेरा 5.5 करोड़ एएलपी है तो 2.05 करोड़ जो है ये मेरा इंटरेस्ट लायबल फॉर डिसअलाउंस हो जाएगा। आई रिपीट, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस दिया हुआ इंटरेस्ट पेमेंट का, तो आप 5.5 करोड़ ही लेंगे। 5.5 करोड़ को आप माइनस करेंगे 3.45 से, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा दैट विल बी योर अमाउंट लायबल फॉर डिसअलाउंस,
ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट का। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पहला पार्ट हुआ गाइस कि इंटरेस्ट कितना डिसअलाउड है, ये अपने पहला पार्ट ऑलरेडी कर लिए। क्वांटम ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट कितना का होगा ये अब अपने को समझना है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो पीएल में डेबिटेड है वो कितना है, 7 करोड़। एक्चुअल इंटरेस्ट जो पीएल में डेबिटेड है वो है 7 करोड़। और उसी इंटरेस्ट का एएलपी कितना आ रहा है, उसी इंटरेस्ट का जो एएलपी आ रहा है वो है 5.5 करोड़ का। यानी कि अलाउेबल इंटरेस्ट जो आपका एएलपी के हिसाब से आ रहा है वो 5.5 करोड़ आ रहा है। थोड़ा ध्यान देना, अलाउेबल इंटरेस्ट जो एएलपी के हिसाब से आ रहा है वो आपका 5.5 करोड़ आ रहा है। तो एक्सेस जो होगा आपका 7 करोड़ माइनस 5.5, दैट इज 1.5 करोड़। इतना का आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इतना का क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन आपका जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रहा है वो 1.5 करोड़ का हो रहा है। इंटरेस्ट जो आपका लायबल फॉर डिसअलाउंस है वो 2.05 करोड़ का हुआ। वो कैसे हुआ सर, 11.5 करोड़ जो आपका एबिटा आ रहा है उसका 30% है आपका 3.45 करोड़। एक्सेस इंटरेस्ट जो आपका इसके अबव, क्योंकि एक्चुअल देखो आपने एएलपी 5.5 से ही उसको डिसअलाउ किया, मतलब 5.5 माइनस 3.45, एक्चुअल एक्सेस इंटरेस्ट पेड ओवर 30% ऑफ एबिटा अप टू द एएलपी, उतना तो डिसअलाउ करना ही पड़ेगा। तो वो आपने 2.05 क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। तो 5.5 करोड़ और 7 करोड़ तो पीएल में डेबिटेड है, तो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना का हुआ होगा, 1 आई मीन सेकेंडरी एडजस्टमेंट कितना का हुआ होगा, 1.05। ठीक है। इन दिस सिचुएशन आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली रिपैट्रिएशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 20.9664% यानी कि 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ये तीन एड ऑन करके आपको 20.9664% टैक्स देना पड़ेगा। इन सच केस अगर आप ऐसा देते हो तो नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड, तो आपका टैक्स आ रहेगा दिस ऑन 1.5 करोड़ 31,44,960। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है गाइस, स्टेट वेदर द टू एंटरप्राइजेज आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज और नॉट। To state with reasons whether a relationship exists for the financial year in the following independent cases. In Fredericks Private Limited, Mumbai, 27% of the voting power was held by Brierley Limited UK. ठीक है। मुंबई बेस्ड कंपनी में 27% ऑफ द वोटिंग पावर जो है वो एक यूके बेस्ड कंपनी होल्ड करके रखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 20th जुलाई। ठीक है। वो एक यूके बेस्ड कंपनी होल्ड करके रखा है इन मुंबई बेस्ड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 20th जुलाई। Frederick Private Limited went for capital expansion and it issued shares in January through private placement. कंपनी क्या किया, कैपिटल एक्सपेंशन पे गया और शेयर इशू किया थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। द वोटिंग पावर ऑफ दिस ब्रेयरली लिमिटेड गॉट रिड्यूस टू 23%, मतलब जो वो 27% होल्ड करके रखा था अब इसका जो स्टेक्स है वो 23% हो गया आफ्टर द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स बाय फ्रेडरिक्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ऑब्वियसली जब फ्रेडरिक्स प्राइवेट लिमिटेड में फ्रेश इशू हुआ तो ब्रेडली लिमिटेड का जो 27% का स्टेक है वो रिड्यूस होकर 23% हो गया। तो गाइज अपने पढ़े डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज सेक्शन 92 के डेफिनेशन में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर इफ वन एंटरप्राइज होल्ड्स 26% or more voting power in the another enterprise, then both the enterprises will be deemed to be associate enterprise. दोनों enterprise क्या मान लिया जाएगा, associate enterprise मान लिया जाएगा। तो where one enterprise holds directly indirectly at least 26% of the voting power at any time, ये important word था, at any time during the previous year in the other enterprise, they are deemed to be associate enterprise. In this case, Braley Limited UK had 27% of the voting power up to January. In Fredericks Private Limited, after private placement, the shareholding got reduced to 23%. If the shareholding at any time during the year was not less than 26% of the voting power, they are deemed to be associate enterprise. In this case, for fraction of the year, the shareholding was 27%. Therefore, they are deemed to be associate enterprise. कुछ भी part of the year अगर उनका 26% और more है तो definitely उनका जो stakes, उनका जो relationship है वो associate enterprise का माना जाएगा। Clive Inc. of US has 60% voting rights in Gower Limited of UK based company.
again 60% voting power in another company. Now this Gower Limited has 40% voting rights in Crow Limited, तीसरा कंपनी. अब बात को समझो, यहाँ पे इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का बात कर रहा है. क्लाइव ग्रोवर में 60% होल्ड कर रहा है, ग्रोवर 40% क्रोव में होल्ड कर रहा है. अब आपसे पूछा ये क्लाइव और ग्रोव आपस में रिलेटेड है क्या, आपस में एसोसिएटेड है क्या? तो भाई देखो 60% अगर ग्रोवर में होल्ड कर रहा हो, ग्रोवर 40% क्रो में होल्ड कर रहा है, तो 60% और 40% कितना हुआ? 24% हुआ. अपने पढ़े 26% और मोर स्टेक डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 26% से कम है, तो ये बिल्कुल भी एसोसिएट एंटरप्राइज के डेफिनेशन में नहीं आएगा. ये एसोसिएट एंटरप्राइज के डेफिनेशन में नहीं आएगा. क्लाइव इंक यूएस हैज 60% शेयर इन गोवर लिमिटेड. कंपनी गोवर हैज 40% वोटिंग राइट्स इन क्राउ लिमिटेड. Relationship between Gower and Crore is that of the associate enterprise. However, the indirect voting rights of Clive Inc. and Grow Limited is 60% or 40%, which is 24%. Therefore, Clive and Grow are not deemed to be associate enterprise. ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगे? ये दोनों आपस में associate enterprise नहीं माने जाएंगे. Next, Kapil Delhi is the exclusive wholesale distributor of medicines in India. Kapil Delhi is the exclusive wholesale distributor ऑफ मेडिसिन इन इंडिया. ठीक है, तो कपिल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूट करता है मेडिसिन इंडिया में, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूके बाय ग्रेग लिमिटेड ऑफ यूके. यूके का ग्रेग लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, कपिल उसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है. थोड़ा ध्यान देना, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर. प्राइस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय ग्रेग. बस यही पे पॉइंट आ जाता है. इफ इट इज एक्सक्लूसिवली distributing the products manufactured by other enterprise in the foreign country, and the price is also decided by the other party, then definitely it will be deemed to be an associate enterprise. So when the goods are processed by one enterprise are sold to the other enterprise and the price and the conditions are decided by the other enterprise, they will be deemed to be the जो बोलते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज. इन दिस स्केल कपिल इज द एक्सक्लूसिव होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रेग लिमिटेड ऑफ यूके. द प्राइस एंड द अदर कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय ग्रेग लिमिटेड, देयरफॉर दे आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. देयरफॉर इनको क्या माना जाएगा? इनको एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा सर. नेक्स्ट अपने आते हैं पीटीपी जून 23 ओल्ड सिलेबस. Suresh Limited is engaged in the business of selling machineries meant for textile manufacture. बहुत अच्छा सवाल है ये. Suresh is engaged in the business of selling machineries meant for textile manufacture. It imported machinery from South Korea for sale in India. सुरेश क्या कर रहा है? मशीनरी बेच रहा है meant for textile manufacture. उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट किया साउथ कोरिया से for sale in India. It imported machinery for 6 lakhs per unit and sold the same at 7 lakh. मशीनरी इंपोर्ट हो रहा है 6 lakhs में और सेल हो रहा है 7 lakhs में. सिराज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग इन सिमिलर टाइप ऑफ मशीन. सिराज क्या कर रहा है? सिमिलर टाइप ऑफ मशीन में ट्रेड कर रहा है. Siraj imported machine from Germany at 4.5 lakhs per unit and the sold the same at 6 lakhs per unit. Similar machine 4.5 lakh में इंपोर्ट हो रहा है और 6 lakhs में सेल हो रहा है. During the year सुरेश imported 200 machine. पूरे साल में सुरेश ने 200 machine सेल किया है. Explain when resale price method should be applied and the steps in computing resale price method. यहाँ पे थोड़ा सा theoretical part भी पूछा है और finally तुमसे पूछा compute ALP adjustment to be made in respect of सुरेश लिमिटेड. तो guys मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये जो सेल कर रहा है ना, ये जो सेल कर रहा है सिराज इंपोर्टेड दिस होल दिस, सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर ये परचेज करके सेल कर रहा है. इट इंपोर्टेड मशीन 6 lakhs एंड सोल्ड द सेम एट 7 lakh पर यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 lakhs में इंपोर्ट कर रहा है और 7 lakhs में सेल कर रहा है. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका? 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है. 1 लाख का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है. लेकिन यहाँ पर आप देखो 4.5 लाख में जब वो सिमिलर मशीन इंपोर्ट कर रहा है 6 lakhs में कर रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना है? यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है ऑन सेल 6 लाख इंटू 100, ये हो गया 25% आपका जीपी मार्जिन हो गया. 25% आपका बेसिकली प्राइस मार्जिन हो गया आपका परसेंटेज. अब यहाँ पे करंट सिचुएशन में 7 लाख अगर मेरा सेलिंग प्राइस है तो इसका 25% कितना हुआ? 7 लाख का 25%. 7 लाख का 25% जो हो गया जीपी हो गया 1.75 लाख, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट है. तो इन दिस सिचुएशन अगर आप देखो आपका 75,000 जो है वो कम प्रॉफिट बुक किया है सुरेश लिमिटेड ने.
क्यों सर? क्योंकि इसने 6 लाख में इंपोर्ट करके 7 लाख में बेचा है, 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया, जबकि उसको 1.75 लाख का प्रॉफिट बुक करना चाहिए कंसिडरिंग 25%। तो 75,000 का इसका एडिशनल इनकम होगा ऑन दिस 200 मशीन। तो 75,000 इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट पर मशीन, और 75,000 इंटू 200 मशीन विल गिव यू 150 लाख। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना एकदम एकदम आ सकते हैं। तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई देखो, रीसेल प्राइस मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट इज एप्लीकेबल where the SSE purchase goods from related party and resells the same to independent parties. It is applicable where the reseller does not add substantially to the value of the product. Where the transactions are not comparable and the difference have a material effect on the price, necessary adjustments have to be made to eliminate the effect of those differences. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, पीटीपी जून 23 ओल्ड सिलेबस, इसी तरह के क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन लीड टू डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज रिलेशनशिप्स। आपको पूछा है कि बताओ ये सारे सिचुएशन में ये डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ए कंपनी फॉरेन कंपनी, A company limited foreign company had 30% shareholding in B company with effect from 1st April. B company came out with public issue of shares in August, and post this public issue of shares, the shareholding of A limited got reduced to 22%. बस बात खत्म हो गया सर। At any point of the time during the year, if it is 26% or more in the other enterprise, definitely will be deemed to be associate enterprise. ये क्या माना जाएगा? ये एक तरह से associate enterprise माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 92A2 says that when two enterprise shall be deemed to be associate enterprise if at any time during the year one enterprise holds directly and indirectly shares carrying at least 26% of voting power in the other enterprise. In this case, a company held more than 26% of voting power in B company till the public issue of shares. Therefore, for the financial year, they both are considered to be associate enterprises. Second question. F Company Limited of UK had 10% shareholding इन जी कंपनी लिमिटेड मुंबई। एक कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी, उसका 10% शेयर होल्डिंग है, दूसरा मुंबई बेस्ड कंपनी में। एक कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी, उसका 10% शेयर होल्डिंग है, दूसरा मुंबई बेस्ड कंपनी में एज ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ द रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड बाय दिस जीजी मुंबई बेस्ड कंपनी वाज सप्लाइड बाय एफ कंपनी लिमिटेड। बात खत्म हो गई सर। अगर 90% से ज्यादा मटेरियल जो मुझे चाहिए वो अगर कोई सप्लायर आउटसाइड इंडिया दे रहा है तो हम लोग दोनों एसोसिएटेड है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर क्या हुआ, दिस कंपनी स्टॉप परचेजिंग द मटेरियल, वो मटेरियल परचेज करना रोक दिया। ठीक है, इन जनवरी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द बिजनेस they went for private placement and F company subscribed to shares issued by this company and thereby its shareholding became 27%। मतलब दोनों हो गया सर। एक देखा जाए तो two enterprise will be deemed to be associate enterprise if at any time during the previous year। यहाँ पे ध्यान देना 26% वाला स्टेक वाला जो रूल है वो किसी भी टाइम में अगर आपका है तो in that situation they both are considered to be associate enterprise. In this case, at the time of supply of goods which was more than 90% of the total material, there was no A relationship with FCO of UK. However, after stopping purchase of raw material, FCO increased the shareholding to 27%, therefore they are AE for the previous year, hence they will be considered to be associate enterprise. H Company Limited, a domestic company in which K Limited had 28% shareholding, it reduced its shareholding to 20% in July। उन्होंने क्या किया, 28% शेयर होल्डिंग से क्या कर दिया, 20% शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर दिया। H Company Limited went for a bank loan for 50 crores which was its only borrowing and K gave the guarantee to the bank for the said borrowing। तो सर अपने को पता है 10% of the borrowings पे अगर guarantee होता है then also it will be deemed to be associated and at any time of the during the previous year 26% or more हो गया तो it is deemed to be associated। तो company said to be an associate enterprise with guarantees at least 10% of the total borrowings of the other enterprise। In this case shareholding कितना था, 28% था for the part of the year and it got reduced to 20%। After that the borrowing was guaranteed by the foreign company, therefore their associate enterprises since the shareholding was more than 26% more for some time during the previous year। M Company Limited Mumbai borrowed money from a foreign company on 15th of July। money borrow किया, borrowing was 60% of the total value of the assets, तो 51% से ज़्यादा हो गया borrowing। Based on the borrowing, M Company expanded its business, but then later on it got reduced to 45%। तो यहाँ पर भी guys यही है सर, if one enterprise advances loan to other enterprise which is not
less than 51% of the total value book value of the book value of the assets of the other enterprise, they are said to be deemed associate enterprise. In this case, at the time of the borrowing, the amount of borrowing was 60% of the book value of the assets. The subsequent acquisition and loan getting reduced will not change the situation, and therefore they will be considered to be associate enterprise. ठीक है, एक बार 51% और मोर हो गया, एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा सर. सिमिलरली दिसंबर 2022 ओल्ड सिलेबस में आते हैं, स्टेट द टाइम लिमिट. बहुत इजी क्वेश्चन है, 90 डेज होता है बट अलग अलग डेट से होता है, अलग अलग सिचुएशन में. जरूरी नहीं है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से हो सकता है मंथ एंड फ्रॉम द एपी अग्रीमेंट से भी हो, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. टाइम लिमिट पूछा है रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी इन द फॉलोइंग केसेस. एबी लिमिटेड डिटरमाइंड एएलपी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड मेड प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ 210 लाख एंड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 25 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा सर, where the primary adjustment to transfer pricing has been made suo motu by the SSE in his return of income, the excess money must be repatriated within 90 days from the due date of filing return of income. In this case, the due date will be counted from which day? It will be counted from ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. 90 डेज कब से काउंट होगा? 30th जो है नवंबर से काउंट होगा. ठीक है, तो 30th नवंबर से 90 डेज कितना हुआ? दिसंबर, जनवरी एंड आपका फेब्रवरी हो गया 28 डेज. ठीक है, तो फेब्रवरी 28 तक आपका 90 डेज है. 28 फेब्रवरी तक आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सारा रिपैट्रिएशन करना पड़ेगा. MNO filed its return of income for the assessment year on 10th of June and subsequently entered into AP on 30th September. Increase income because of ALP determination was 80 lakh. थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे तो प्राइमरी एडजस्टमेंट आपका लेस देन 1 करोड़ है, तो यहाँ पे रिपैट्रिएशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर. रिपैट्रिएशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर था तो रिपैट्रिएशन की रिक्वायरमेंट थी. Where the primary adjustment entered into and determined by the AP entered into and the AP was entered before the due date of filing return of income, the time limit for repatriation shall be 90 days. But in this situation, secondary adjustment like repatriation of excess money will not apply where the primary adjustment exceeds, will only apply where the primary adjustment exceeds 1 crore. In this case, the primary adjustment is only 80 lakh and therefore the secondary adjustment like repatriation of excess money will not apply in this case. PQR लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम. PQR लिमिटेड क्या कर रहा है? वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है 5th of February को and subsequently entered into APA on 10th of March. The increase in income because of APA leading to determination of ALP was 190 lakh. Increase in income because of APA leading to determination of ALP was 190 lakh. आपका APA के वजह से जो इनकम इंक्रीज हुआ वो हो गया 190 लाख. दैट इज मोर देन 1 करोड़. तो डेफिनेटली यहां पर आप क्या करेंगे? आपका एपी एंटर हुआ, थोड़ा ध्यान देना, 10th of March से रिटर्न फाइल कर लिया आपने, लेट फाइल किया, एपी एग्रीमेंट हुआ है, तो यहां से 31st March को आ जाइए, मंथ एंड से यहां से 90 डेज के अंदर आपको काउंट करना पड़ेगा. वेयर द प्राइमरी एडजस्टमेंट एंटर्ड इनटू बाय एपीए एंटर्ड इनटू ऑन आफ्टर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न. अगर ड्यू डेट के बाद अगर आपका जो है एडजस्टमेंट रिटर्न फाइल हुआ है, then the time limit for repatriation will be 90 days from the end of the month in which the APA was entered into. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो सर यहाँ पे 31st March हो गया, तो अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, 31 डेज, 61 प्लस 29, 90 डेज. ठीक है, तो 29 डेज ऑफ जून यहां तक आपका जो है काउंट चलेगा फॉर टाइम लिमिट फॉर रिपैट्रिएशन. ठीक है, सिमिलर देखो पीटीपी दिसंबर 22 में इसी तरह के क्वेश्चन आए थे. स्टेट विद रीजंस वेदर द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग केस. ठीक है, तो ए लिमिटेड हैज 28% वोटिंग पावर इन बी, ओके, एंड 31% वोटिंग पावर इन सी. ठीक है, दोनों में वो कर रहा है, and both B and C are independent entities engaged in different line of business. तो तुमसे पूछा है कि B and C आपस में associated है? Definitely associated है. A has more than 26% voting power in B. C has already have a relationship between A and B, and similarly between A and C. However, by virtue of such common shareholding, B and C would become deemed associate enterprise. Definitely दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? Common control की वजह से deemed associate enterprise हो जाएंगे सर. ठीक है, they will be deemed associate enterprise. Sun Limited is engaged in manufacture of medicines for joint pains. ध्यान देना, it is partly dependent on Moon Limited for use of know-how to manufacture the same. Sun pays royalty to Moon Limited as per regular trade practice. Partly बोला है, not fully.
and since it is partly, it will not be considered to be associate enterprise. When an entity is wholly dependent on the other enterprise, then it would be a deemed AE relationship. In this case, Sun Limited is partly dependent on Moon Limited, therefore they are not considered to be as deemed associate enterprise, therefore they are not associate enterprises. ठीक है. Next, Ram Limited is engaged in manufacture of computer hardware, and for this purpose it is dependent on Lakshman Limited. During the year, 88% of the raw material for configuring the computer were purchased from Lakshman Limited. यानी 90% और मोर नहीं है, 90% से कम है, और अगर 90% से कम है तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं माने जाएंगे. ठीक है. Where an enterprise depends on 90% or more of the raw materials or consumables which are supplied by another enterprise, they are deemed to be associate enterprise. In this case, Ram purchased only 88% of the raw material from Lakshman, and therefore they are not considered to be associate enterprise. Next, the total book value of the assets was 252 crores and it borrowed 20 crores. तो 20 by 52 करते हैं तो परसेंटेज कितना आ रहा है सर? परसेंटेज आ रहा है आपका 38%, तो विच डज नॉट एक्सीड द 51% of the book value of the assets. ठीक है. Hence definitely it will not be considered to be associate enterprise. ठीक है. ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा. टोटल बोरिंग ऑफ जुपिटर वाज 7 करोड़, ऑफ विच वीनस गेव गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 करोड़. तो 7 करोड़ का 10% कितना हुआ? 0.7 करोड़ हुआ. तो 10% ऑफ द बोरिंग्स का भी अगर 1% गिव्स गारंटी फॉर द अदर कंपनी, इट विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. ठीक है. तो व्हेन एंटरप्राइज गारंटीज 10% और मोर बोरिंग्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज, दे आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. टोटल बोरिंग इज 7 करोड़. गारंटी आपका जो है यहाँ पर एनेबल किया है टू बोरोज 2 करोड़, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. ठीक है. गारंटी दे दिया 2 करोड़ का. Gotham having major stake in any company which in turn have majority stake in Pluto Limited. थोड़ा ध्यान से. Gotham have a major stake in many companies which in turn have major stake in Pluto Limited. Okay. Pluto. Gotham has the authority to appoint 4 out of 7 directors. 4 out of 7 directors. ठीक है. तो सर यहाँ पर 57% हो गया, मेजॉरिटी कंट्रोल है. Definitely it will be deemed to be associate enterprise. Gotham have major stake in many companies which in turn have majority stake in Pluto. Gotham has the authority to do this. When an enterprise is basically eligible to appoint more than half हो गया ना 57%, more than half of the directors of the governing board of the other enterprise, they are deemed to be associate. In this case, Gotham has the authority to appoint 4 out of 7 directors, hence they are deemed to be associate enterprise. Mukherjee is engaged in manufacture of mobile handsets. The entire handsets so manufactured are sold to Banerjee Limited. Mukherjee क्या करता है? मैन्युफैक्चर करके पूरा का पूरा हैंडसेट बैनर्जी लिमिटेड को बेचता है. द प्राइस एंड टर्म्स रिलेटेड टू दिस आर डिसाइडेड बाय मित्रा लिमिटेड. मित्रा एक थर्ड पार्टी है. बीइंग द होल्डिंग कंपनी ऑफ बैनर्जी लिमिटेड, हो गया ना एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस. अज्यूम दैट द एंटिटीज आर ज्योग्राफिकली, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. भाई मेरा प्राइस कोई मेरा ही कस्टमर का होल्डिंग कंपनी डिसाइड कर रहा है, तो भाई हम लोग दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे. व्हेन गुड्स एंड आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज sold to other enterprise and the prices and terms and conditions are decided by the other enterprise or specified by the or person specified by the other enterprise, then definitely it will be deemed to be associate enterprise. Arjun has 90% shareholding in Bheem. ठीक है. अर्जुन का भीम में 90% शेयर होल्डिंग है. हिज ब्रदर नकुल हैज 85% शेयर होल्डिंग इन हस्तिना प्राइवेट लिमिटेड. नकुल का हस्तिना में 85% शेयर होल्डिंग है. डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन भीम एंड हस्तिना. ठीक है. मतलब हस्तिना और जो क्या बोलते हैं भीम में आपका क्या रिलेशनशिप होगा, थोड़ा ध्यान देना. अर्जुन का 90% शेयर होल्डिंग है भीम में. उसका ब्रदर, तो भाई उसका ब्रदर तो उसका रिलेटिव हो गया ना. आई होप यू अंडरस्टूड. उसका ब्रदर तो उसका रिलेटिव हो गया ना. तो वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड द अदर एंटरप्राइज कंट्रोल्ड बाय रिलेटिव. नकुल उसका ब्रदर वो कंट्रोल कर रहा है, मैं खुद एक कंट्रोल कर रहा हूं, तो फिर हम लोग के जितने भी कंट्रोल्ड कंपनीज है वो सब क्या हो जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. ब्रदर कर रहा है ना कंट्रोल, तो उसका ब्रदर है तो कहीं ना कहीं इसका भी इनडायरेक्टली कंट्रोल है. तो भीम एंड हस्तिना विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. बहुत इजी है सर. ये था अपना सीएमए लेवल के क्वेश्चंस जो कि आपके पास्ट टर्म पेपर्स में, मॉक टेस्ट पेपर्स में आए हुए हैं, जो मैंने आपको करवा दिया. अब आते हैं कुछ सीए इंस्टीट्यूट का जो पास्ट जो इंस्टीट्यूट का मैट है. इंस्टीट्यूट के मैट से भी सवाल आ रहेगा. इस
सीए इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट मैट आई मीन जो मैट है वहां से भी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पर डाला है। आइए एक बार उसको फटाफट देखते हैं। सीए इंस्टीट्यूट का मैट का भी क्वेश्चंस आपके लिए रेलिवेंट है। ऐसा मत लिखना कमेंट बॉक्स में कि सर आपने सीएमए का नहीं करवाया, सीएमए का सब कुछ करवा दिया हूं मैं, सीए का भी एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। बाई चांस सीए का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा पॉजिटिव स्टेप रहेगा। ठीक है, अब आइए आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, थोड़ा यूनिक दिखेगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगेगा, बट आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। लास्ट एमटीपी में, इस एमटी में भी देखा गया कि इंस्टीट्यूट आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है, मॉक टेस्ट पेपर में डाल रहा है। तो दैट इज वाई मैं इस बार ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर से और भी बाकी सारे चैप्टर से मैं आपको सारा का सारा जो है आईसीआई का स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है वो एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आपको डिफिकल्टी लगेगा, बट कोई बात नहीं, इजी हो जाएगा। ऐसा कोई भी अनसीन क्वेश्चन, अनसीन पार्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि हमने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। LAP Limited is an Indian company in which Andy Zinc, a country Z, Andy Zinc, a country Z company, holds 38% shareholding and voting power। यानी LAP एक इंडियन कंपनी है, उसमें 38% कौन होल्ड कर रहा है? कोई बाहर का कंट्री Z का एंडी जिंक होल्ड कर रहा है। करंट ईयर में कंपनी, इंडियन कंपनी सप्लाइड कंप्यूटर्स टू द कंट्री Z। अपने माइंड में ना पिक्चर बनाइए। इंडियन कंपनी सप्लाई कर रहा है किसको? इंडियन कंपनी सप्लाई कर रहा है कंट्री जेड वाले कंपनी को कंप्यूटर्स। ठीक है, एट कंट्री जेड का डॉलर, CZD हो गया बेसिकली। यहाँ पे देखो लिखा है CZD, मतलब स्टैंड्स फॉर कंट्री जेड डॉलर, विच इज द करेंसी ऑफ कंट्री जेड। ठीक है, तो CZ डॉलर, CZD एट 1100 रुपीज पर 1100 CZD पर पीस में सप्लाई कर रहा है, और 1 CZD इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, the price of the computer supplied to other unrelated parties in country Z is CZD at 1400 per piece, but इसका comparable uncontrolled transaction का जो price आ रहा है वो 1400 per piece आ रहा है। During the course of assessment proceedings relating to assessment, the AO carried out primary adjustment and a sum of 168 lakh rupees was added, being the difference between the actual price of the computer and the ALP for 700 pieces, and it was duly accepted by the SSE। assessment proceedings में क्या हुआ कि भैया इतना का जो डिफरेंस आ रहा है, AO ने क्या किया, 168 लाख का स्ट्रेट अवे एडिशन कर दिया, मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया 1.68 करोड़ का। समझ में आ रहा है? प्राइमरी एडजस्टमेंट कितने का कर दिया? 1.68 करोड़ का प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया, विच इज मोर देन 1 CR। AO passed the order in which the primary adjustments were made on 1st of June। वेरी इंपॉर्टेंट, AO ने कब पास किया ऑर्डर? यार AO ने कब, एक्चुअल देखा जाए तो AO ने डिमांड कब लगाया? 1 जून को पता चला कि इतना का एडिशन हो गया है। अन अकाउंट ऑफ दिस एडजस्टमेंट, डेफिनेटली अगर ये एडजस्टमेंट है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, एक्सेस मनी रिपैट्रिएट करना पड़ेगा इंडिया में 1.68 करोड़ का। 1 एक्सेस मनी ऑफ 168 लाख जो है वो बाहर के कंट्री जेड के एंडी जिंक के पास पड़ा हुआ है। Now in this context, LAP wants to know the effect of this transaction on the basis that it declared an income of 300 lakh and the excess money still lying with Andy Zinc till today। यानी excess money के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ना, अगर 90 डेज के अंदर वो रिपैट्रिएट नहीं हुआ तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अज्यूम दैट एक्सचेंज रेट है 1 CZD का 80 रुपीज, और आपको बोला है 6 मंथ्स लाइबोर जो है वो 30 सितंबर का 9.5 दिया है। यही होना चाहिए। ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में होगा तो यहाँ पे अपने 6 मंथ लाइबोर प्लस 3% रेट लेते हैं, तो 9.5 प्लस 3 कितना हो गया? 12.5% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस एक्सेस मनी। तो LAP, an Indian company, and Andy Zinc are deemed to be associated enterprises since Andes holds at least 26% or more voting power. Because of the primary adjustment of 168 lakh, AO, the total income will increase by 168 lakh if LAP opts not to pay additional income tax at the rate of 20.996%, then interest on excess money will be levied. And in this situation, interest will be levied because company has accepted the primary adjustment. Primary adjustment is respect of the assessment as well as primary adjustment exceeds the amount of 1 crore। तो यहाँ पे excess money 168 lakh का है, it is not repatriated within 90 days from the date of the order of the AO and will be deemed that LAP Limited has given an advance to Andy Zinc। ठीक है, LAP
को एलईपी ने एडवांस दिया एंडी सिंह को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12.5%। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक किया नहीं था एमसीक्यू में या फिर आई मीन अदर पार्ट्स में, यहाँ पर आपने किया है। तो 12.5% जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सर, ठीक है। अब 12.5% जो है आपको लगाना है 168 लाख पे, बट पूरा साल नहीं। ऑर्डर कब पास हुआ है, 1 जून को ऑर्डर पास हुआ है। तो 1 जून से लेकर जो 31 मार्च का टाइम है, यानी अप्रैल में आप हटा दो बस, 365 में अप्रैल हटा दिया, मई हटा दिया, हो गया 304 डेज, ठीक है। तो 3 अप्रैल और मई हटा दिया, और सॉरी ये हटा दिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो है अपना डेज के हिसाब से जो है अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना था, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट आ जाता आपका। बट व्हाट इफ एलएपी ऑप्ट्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन इफ सच एक्सेस मनी हैज नॉट बीन रिपैट्रिएटेड, तो स्ट्रेट अवे 168 लाख के ऊपर वो 20.9664% जो है 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज वो अगर पे करते हैं तो उनको 35,22,355 पे करना पड़ेगा, वरना वो इंटरेस्ट पे कर दे ऑन दिस, मतलब रिपैट्रिएशन करना पड़ेगा इंडिया में, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा सर। क्लियर हुआ सर? यानी ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एक तरह से उसका इंटरेस्ट इनकम माना, देना नहीं पड़ेगा, मतलब उसका इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा ऑन द रिपैट्रिएशन अमाउंट। ओके, यस सर। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आओ, ये भी आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। बीटा एन इंडियन कंपनी हैज 2 यूनिट्स इन इंडिया, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन हैदराबाद एंड अ ट्रेडिंग यूनिट इन सूरत। 2 यूनिट है इंडिया में। बीटा हैज एंटर्ड इनटू वेरियस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस विद इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। दोनों यूनिट्स के साथ बीटा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है। असेसमेंट ऑफ बीटा एन इंडियन कंपनी इज पेंडिंग बिफोर द एओ हु रेफर्ड द मैटर टू टीपीओ, ठीक है, हु रेफर्ड द मैटर टू टीपीओ। एओ ने असेसमेंट ऑफ बीटा एन इंडियन कंपनी पेंडिंग बिफोर द एओ, बीटा का असेसमेंट पेंडिंग है, हु रेफर्ड द मैटर टू टीपीओ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट हैदराबाद। The TPO expanded the scope of his work by calling for details in respect of the trading unit of Beta located at Surat, ठीक है। टीपीओ ने एक्सपैंड कर दिया स्कोप ऑफ वर्क बाय कॉलिंग फॉर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो ध्यान से देखो, एओ रेफर्ड द मैटर फॉर टीपीओ फॉर डिटरमिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट हैदराबाद, हैदराबाद वाले यूनिट का मैटर रेफर किया है। टीपीओ ने लेकिन बोला कि नहीं, मुझे सूरत वाले यूनिट का भी देखना है। क्या देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। एग्जामिन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एओ बिफोर मेकिंग रेफरेंस टू द टीपीओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीपीओ को रेफरेंस करने के पहले एओ को क्या करना पड़ता है? कैन द टीपीओ एनलार्ज स्कोप ऑफ वर्क बाय कॉलिंग फॉर द डिटेल्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एट सूरत, सूरत वाला एक्टिविटी वाला भी वो देख सकता है क्या? फॉर दैट मैटर विच इज नॉट रेफर्ड बाय द एओ, क्या वो मैटर भी वो देख सकता है क्या? बिल्कुल देख सकता है। So as per 92 CA, when the AO considers necessary or expedient to do so, he may refer the computation of ALP in relation to the international transaction or SDT entered into by the person to the TPO. The AO has to take prior approval of the Commissioner of Income Tax or Principal Commissioner of Income Tax before making the reference. The TPO can also determine the ALP of any other international transaction or SDT which have not been referred to him, but which have come into his notice subsequently in the course of proceedings before him, which have not been referred but come to his notice subsequently before him. The AO has made a reference for the determination of ALP. Therefore, in this situation, TPO can enlarge the scope of work before him of Hyderabad unit by calling for details of trading activity at Surat, and the same is within the powers conferred under section 92C. मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप उसका 70-80% में लिख लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एमएनओ लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई इज एंगेज्ड इन मल्टीपल बिजनेसेस। एक कंपनी है मुंबई बेस्ड है, मल्टीपल बिजनेसेस में है। उन्होंने 200 करोड़ बोरो किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच 100% गारंटी उसका कोई फॉरेन कंपनी दे रहा है, एबीसी इंक ऑफ कंट्री है, ठीक है, जो उसका पेरेंट कंपनी है। तो डेफिनेटली एक तरीके से क्या हुआ, एसोसिएट एंटरप्राइज है, और 200 करोड़ मैंने बोरो किया, उसका गारंटी फॉरेन कंपनी ने दिया। तो एमएनओ और ये जो पेरेंट कंपनी है दोनों आपस में एसोसिएटेड है। टोटल बोरोइंग कितना है? 1000 करोड़ का बोरोइंग है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। एमएनओ बाई करता है मोबाइल फोन फ्रॉम दिस पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी से एमएनओ क्या कर रहा है? फोन खरीद रहा है, ठीक है, फोन खरीद रहा है। ऑब्वियसली ब्रांड फॉरेन कंपनी का होगा। मोबाइल फोन्स आर ब्रांडेड फॉर विच रॉयल्टी एट ₹100 पर मोबाइल फोन इज सोल्ड इज पेड टू एबीसी, मतलब फॉरेन कंपनी को मैं 100 रुपया पर मोबाइल फोन रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं परचेज कर रहा हूँ फॉरेन कंपनी से, मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ उसको 100 रुपया पर फोन। सिमिलर फोन्स आर आल्सो सोल्ड टू अदर कस्टमर्स। बाकी फोन अदर कस्टमर्स को जो बिकता है ना इन इंडिया बाई एबीसी, ये फॉरेन कंपनी
ये फॉरेन कंपनी इंडिया में जो बाकी कस्टमर्स को बेचता है, यहां से उनसे रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है, खाली एबीसी से रॉयल्टी चार्ज कर रहा है। क्लियर होना चाहिए। क्रेडिट पीरियड जो एमएनए को दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक एक जगह बना लो नो रॉयल्टी, एक जगह बना लो रॉयल्टी, ये इसके लिए आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, देखो क्रेडिट पीरियड ऑफर टू एमएनओ, फर्स्ट सिचुएशन में जहाँ है वहां पे 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, वेरस फॉर अदर कस्टमर्स क्रेडिट पीरियड यहाँ पे 1 मंथ है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख मोबाइल फोन्स वर बॉट फॉर एन एग्रीगेट सम ऑफ 2600 करोड़। एक्चुअल प्राइस जो है वो 2600 करोड़ पे टोटल फोन खरीदा गया है। परचेज कॉस्ट क्या है? 2600 करोड़। The purchase could be assumed as uniform throughout the financial year. Cost of capital may be adopted as 10% per annum. Cost of capital क्या होगा? 10% per annum होगा। ABC Inc. would have billed 2400 crores. एक्चुअल इसका परचेज प्राइस कितना है? 2600 करोड़। ठीक है, एग्रीगेट सम फ्रॉम एबीसी इंक। परचेज कुड बी अज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी अडॉप्टेड एज 10% पर एनम। ये इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि ये इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसका 10% है। एबीसी इंक वुड हैव बिल्ड, थोड़ा ध्यान देना, एबीसी इंक जो है ना वो 2400 करोड़ का बिलिंग करता अनरिलेटेड पार्टी को। एबीसी इंक जो है वो 2400 करोड़ का बिलिंग करता अनरिलेटेड पार्टी को। तो ध्यान देना, यहां पर है मेरा 2600 करोड़, सिमिलर के लिए है 2400 करोड़, यानी कि परचेज कॉस्ट इन इंडिया इस गुड्स का 2400 करोड़ होता, लेकिन एमएनओ के लिए 2600 करोड़ आ रहा है, 200 करोड़ का ज्यादा। एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट फॉर द डीले बियॉन्ड 1 मंथ, यानी 1 मंथ का जो है कॉस्ट को एक्सक्लूड करके, फॉर सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल quantity of similar phones, it may be assumed that the entire purchase has been sold out by 31st March. Determine the arm's length price of the transaction of purchase, country A, and its impact on the assessable income. Basically आपको जो है इसका impact निकालना है। तो बहुत सिंपल है गाइस, आपको सिमिलर ट्रांजैक्शन से चालू करना है। 2400 करोड़ से आप चालू करेंगे, अब 2400 करोड़ से चालू करेंगे, 2400 करोड़ टोटल वैल्यू है, 2400 करोड़। रॉयल्टी 100 पर फोन है। मेरा बात ध्यान से सुनो, यहां पर तो कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं हो रहा है ना बाबा, यहां पर तो कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं हो रहा, तो 2400 करोड़ डेफिनेटली कम लगेगा, 2400 को डेफिनेटली कम लगेगा, रॉयल्टी चार्ज नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जब एमएनओ है तो एमएनओ को तो रॉयल्टी पे करना पड़ता है ना, 100 रुपया, तो ऐड करिए जब पे करना पड़ता है तो 100 पर फोन, पर फोन कितना हुआ? फोन कितना हुआ? फोन हुआ आपका क्या बोलते हैं 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 100, ठीक है, ये हो गया आपका 10 करोड़। 10 करोड़ का रॉयल्टी आप एड बैक करेंगे, आप 10 करोड़ का क्या कर लिए? रॉयल्टी आप एड बैक कर लिए। दूसरी बात, यहां पर क्रेडिट पीरियड जो एमएनओ को दिया जाता है 2 मंथ्स का दिया जाता है, बट यहां पर 1 मंथ का ही दिया जाता है। भाई 1 मंथ का एक्स्ट्रा देगा तो उसका कॉस्ट ऐड होगा ना, 1 मंथ का कॉस्ट ऐड होगा, तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा कॉस्ट आप ऐड करेंगे कैसे? 2400 करोड़ का इंटू 10% पर एनम है, और यहाँ पे इंटू 1/12 कर देंगे, तो 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 करोड़। तो 2400 प्लस 10 प्लस 20 कितना आता है? 2430। 2430 हो गया आपका आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया। लेकिन एक्चुअल जो है वो कितना है भाई? 2600 करोड़। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना 170 करोड़ का, ये आपका इंक्रीमेंटल इनकम होगा। दिस विल बी योर इंक्रीमेंटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 16, ये पूरा 94B वाला ही है। इंडियन कंपनी बोरोड 80 करोड़ फ्रॉम अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन, इंटरेस्ट रेट 10%, रीपेबल ओवर 5 इयर्स, लोन गारंटीड है। ट्वीटेड इंक एंड मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ गाइस बिकॉज सेम तरह का क्वेश्चन है। 40% वोटिंग पावर है दोनों कंपनीज में, तो ये कॉमन होल्डिंग है, कॉमन पेरेंट कंपनी है, तो एसोसिएट होंगे। नेट प्रॉफिट दिया 7 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग द अबव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा? 8 करोड़ का इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि 10% ऑफ 80 करोड़ है, प्लस 6 करोड़ का डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स 4, तो 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, तो 25 करोड़ का आपका क्या आ रहा है? एबिट्टा आ रहा है। 25 करोड़ का क्या आ रहा है आपका? एबिट्टा। ठीक है, तो 25 करोड़ का 30%, 7.5, ठीक है,
25 करोड़ का 30% 7.5, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है 8, तो 0.5 करोड़ क्या हो जाएगा डिस अलाउड, ठीक है। 0.5 करोड़ क्या हो जाएगा बेसिकली 50 लाख क्या हो जाएगा डिस अलाउड, इंटरेस्ट डिसअलाउ एलिजिबल फॉर डिसअलाउंस कितना हो जाएगा 50 लाख रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जामिन विथ रीजंस वेदर टू एंटरप्राइज रेफर टू इन द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। आपसे पूछा है कि एसोसिएट होंगे कि नहीं होंगे। A US based company having its PA, place of effective management also in the US has advanced loan equivalent to 170 crore to Mahanadi Limited, an Indian company. The total book value of the asset is 300 crores. तो 170 डिवाइडेड बाई 300 अगर करते हैं तो आपको मिलता है 56.67%। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स 320, फर्क नहीं पड़ता। महानदी रीपेड 30 करोड़ बिफोर 31 मार्च। मुझे बताओ ये आपका 30 करोड़ रीपे कर दिया ईयर एंड के पहले पहले तक, ठीक है। तो अब इसका लोन हो गया 140 करोड़ का। तो 140 करोड़ को अगर आप डिवाइड बाय 300 करते हैं, डजंट मैटर, रीपेमेंट मैटर ही नहीं करता है। 140 को डिवाइड बाय 300 अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली अब आपका 46.67% आता है, विच फॉल्स बिलो 51%। तो इसके वजह से ऐसा नहीं है कि एसोसिएट नहीं होगा। तो PQR of foreign inc has advanced loan of this much, which constitute 56.67% of the book value of the assets. Since the loan advanced is 51% or more, PQR Inc and Mahanadi are deemed to be associate enterprise. Deeming provisions should be attracted even if there's a repayment of loan during the same previous year and brings down the set percentage below 51%. Queenland PLC, a French company having its POM also in France, has the power to appoint 3 of the directors of Godavari Limited, an Indian company whose total number of directors is 8। तो ध्यान देना, तो 3 आउट ऑफ 8 मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल नहीं करता 1%, ठीक है। तो 3 आउट ऑफ 8 हो गया, तो 3 आउट ऑफ 8 इंटू 100, तो ये हो गया 37.5%, 50% से ज्यादा नहीं है। तो क्वीन लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी, हैज द पावर टू अपॉइंट 37.5% of the directors of the Indian company. Two enterprise would be deemed to be associated if more than half of the board of the directors or one enterprise are appointed by the other enterprise. In this case, क्यों देखो आप समझ रहे, पूरा प्रॉपर लॉ बोला, फैक्ट बोला, कंक्लूजन बोला है। In this case, Queenland PLC has the power to appoint only 37.5%, which is less than half of the directors of the Indian company. Godavari definitely will not be, and the other company will not be deemed to be associate enterprise. Total value of the raw material and consumable of Saraswati Limited and Indian company is 900 crores. Of this supplies to a tune of 830 crores. तो कितना परसेंटेज हो गया, कितना परसेंटेज हो गया 92% हो गया गज, तो डेफिनेटली 90% से ज़्यादा है। आर सोर्स्ड बाई जोएल GmbH having its place of management Germany and price are also decided by the German company. So definitely it constitutes supplies, sourcing is done of 90% or more raw material by the other enterprise, definitely will be deemed to be associate enterprise, ठीक है। डन गाइस, सिमिलर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ये देखिए एक बार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ICI स्टडी मटेरियल, आई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सप्लाइड बिलेट्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी यू लिमिटेड। आई यू को सप्लाई कर रहा है यूके लिमिटेड, आई मीन यूके बेस्ड कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाइड द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी वी लिमिटेड, वी को भी सप्लाई कर रहा है, एंड दिस इज अनरिलेटेड एंटिटी। तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है और दूसरा अनरिलेटेड एंटिटी है। ट्रांजैक्शंस विद यू आर प्राइस्ड एट यूरो 500 पर मेट्रिक टन, FOB ध्यान देना, ये FOB है 500 मेट्रिक टन। एंड ट्रांजैक्शंस विद वी जो है दैट इज प्राइस्ड एट यूरो 700 पर मेट्रिक टन CIF, यानी इसमें इंश्योरेंस फ्रेट भी जुड़ा हुआ है। इंश्योरेंस फ्रेट अमाउंट्स टू 200 मेट्रिक टन। वाह, ये लो कर लो बात। तो 700 में अगर आप 200 लेस करेंगे तो आपको 500 मेट्रिक टन तो ALP मिल गया ना, और यही आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो ALP भी वही है, ट्रांसफर प्राइस भी वही है। So in this case, the Indian company supplying bullets to foreign holding company U. Since the foreign company is the holding company of I and U both are associated, as I similar also supplies to an unrelated entity, then in this situation it will be a comparable uncontrolled transaction, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है 700 माइनस 200 500, ये आपका एडजस्टेड प्राइस हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, मिस्टर हरी होल्ड्स 30% वोटिंग पावर इन अ कंपनी incorporated अंडर लॉज ऑफ कंट्री ए. For the purpose of expansion of business, the company enters into an agreement with another company एन इंडियन लॉ. ठीक है, ये कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ एंटर कर रहा है और हरी का उसमें सिग्निफिकेंट स्टेक है, ध्यान रखना. और वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर रहा है. एज पर वन ऑफ द क्लॉज ऑफ द अग्रीमेंट, एबीसी इंक, एबीसी इंक कौन हो गया? एबीसी इंक हो गया वो फॉरेन कंपनी, हैज द पावर टू अपॉइंट 6 डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड. XYZ हो गया वो इंडियन कंपनी, मतलब XYZ हो गया इंडियन कंपनी. और कंट्री ए में एबीसी इंक हो गया फॉरेन कंपनी, और यहाँ पे एक हरी है जो इसमें स्टेक होल्ड करके रखा है. ठीक है, नाउ एबीसी हैज द पावर टू अपॉइंट 6 डायरेक्टर्स, ओके, आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स, यानी 50% और मोर है, मतलब 50% और मोर है. ठीक है, total purchase by XYZ for financial year is estimated to be 500 crores, out of which purchase of 48 crores has been sourced locally and the balance is supplied by ABC. तो 500 में अगर मैं बात करूं, बैलेंस 452 है, डिवाइडेड बाई 500, तो ये हो गया आपका 90.4%. 90.4% of the material is supplied by the associate enterprise. The price for entire purchase has been fixed in the agreement and the conditions for supply are determined by the ABC Inc. आपसे पूछा है, advise Hari as to whether ABC and XYZ they are associate enterprise on the basis of the provisions of the Income Tax Act. Definitely yes. Two enterprise will be deemed to be associate enterprise if more than half of the board of the directors. अब यहाँ पर क्या है, if more than half of the board of directors बोला है, बट यहाँ पे तो half ही है exactly. 6 out of 12 मतलब half ही है, more नहीं है. ठीक है, इन दिस सिचुएशन इन द पावर टू अपॉइंट इज ओनली फॉर हाफ एंड नॉट मोर देन हाफ. ठीक है, अंडर दिस क्राइटेरिया एबीसी एंड XYZ आर नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज. लेकिन if 90% or more of the raw material required for the manufacture are carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise and the price is also influenced by that other enterprise, then in this situation ABC supplies more than 90%, for the price is also controlled by the by way of written agreement, the conditions will be definitely make them deemed to be associate enterprise. गाइज इसका पूरा PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना. ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रेलिवेंट है. फिर अगेन देखो 94B से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. एनडी एन इंडियन कंपनी हैज बोरोड 90 करोड़. टीएम इंक का कंपनी, लंदन बेस्ड कंपनी, इंटरेस्ट रेट 90 करोड़ का 9 करोड़ हो जाएगा इंटरेस्ट. ठीक है, आई डोंट थिंक सो मेरे को रिक्वायरमेंट है यार, एक ही तरह का क्वेश्चन है, रिपीटेड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन हम लोग CMA लेवल पे भी कर चुके हैं. ये देखो, एक्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ड्यू टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख मार्च में फ्रॉम अ नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड eligible for exemption at 1047. He incurred expenses amounting to 10,000 for earning such income. Assuming that X is a resident of NJA, तो यहाँ पे 94A लग जाएगा. Discuss the tax implication and 94A read with all the non-resident taxation. अच्छा सवाल है. तो यहाँ पे सर सेक्शन 115A के हिसाब से कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगेगा 5% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट. तो 5% हो गया आपका 5 लाख पे, दैट इज 25,000 प्लस 4% सेस विच इज 26,000. Now under 194LB, TDS will be deductible at 5% plus cess on the interest paid by the fund to the non-resident. However, since X is a resident, तो ध्यान देना, X is a resident of NJ, TDS would be deductible. यहाँ पे जो TDS होगा ना वो 30% पे डिडक्ट होगा under 194A and not 5%. This is because of under 94A, which provides that notwithstanding anything contained in this act, where a person located in NJ is entitled to receive any income on which TDS is deductible under Chapter 17B, TDS will have to be deducted as per rates in force, as per the relevant rate, or 30% whichever is higher. Obviously इस पे जो इस पे TDS कटा है उसका क्रेडिट वो पूरा क्लेम कर पाएगा along with refund. तो बेसिकली ये बोला है सर, ये NGA बोला है तो उसमें 115A भी घुसा दिया. 115A के हिसाब से तो 26,000 पड़ता है, बट ऐसे देखा जाए तो 5 लाख के ऊपर पूरा 30% प्लस 4% सेस इसके ऊपर TDS कट जाएगा. सर इस 10,000 का एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी. अगेन और एक NJ, A Limited एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू अ कंपनी XYZ लोकेटेड इन NJ. ध्यान देना, NJ में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में आएगा, वो डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. कंसिडरेशन 40 लाख है, इट्स डीम टू बी अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग, इट शुड बी अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग. इट चार्जेस 42 लाख फॉर सिमिलर सर्विसेज रेंडेड टू PQR विच इज नॉट लोकेटेड इन NJ. तो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी आर्म्स लेंथ प्राइस एंड डेफिनेटली इसके ऊपर आपका एडिशन हो जाएगा.
PQR is not an associate enterprise of A Limited. Discuss the tax implications under 94A, read with 92C, provision of technical services by this. तो एकदम clear है sir. Since XYZ is located in NJA, the transaction of provision of technical services by the Indian company would be deemed to be an international transaction and XYZ and A would be deemed to be associate. Therefore, the provision of transfer pricing would be attracted in this case. The price of 42 lakh charged for similar services from PQR, being an independent entity located in non-NJA, can be taken into consideration for determining ALP under CUP method. Since ALP is more than the transfer pricing of 42 lakh, मतलब आपका 42 लाख जो है ना वो ज़्यादा है 40 लाख से, it would be considered as the income arising from the international transaction. May be noted that the benefit of merging, यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 का अगर आप 3% ऐड करते हैं वो इस सिचुएशन में अलाउड नहीं है, वो ठीक है. मैक्सिमम बेनिफिट परमिसिबल वेरिएशन ऑफ 3% इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एनजेए. ठीक है, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हम लोग गाइस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ. ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया है अपने सीएमए मटेरियल से, तो ये अपने वहीं से एक बार कर लेंगे. XYZ Private Limited has been supplying goods to its associate enterprise in the foreign country. It has applied for advanced pricing agreement in respect of the transaction with its AE. Application for ARA was filed before 1st April, यानी 15th March को application फाइल किया गया and the APA was signed on 2nd June. Discuss from which year APA will be applicable. Definitely APA कब से applicable होगा? APA will be applicable जिस साल वो साइन हुआ. Has filed APA application which are of a continuing nature from dealings and that are already occurring. Since application was filed on 15 March current year, I mean 20XX, that is before 1st April, APA would be applicable from previous year 20XXXY. ठीक है गाइज, इफ यू रिमेंबर इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं. याद करो तुम लास्ट पार्ट 1 वीडियो जो मैंने करवाया था, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा 200/800 इंटू 100. ठीक है, बहुत सिंपल है. 200/800 इंटू 100 ये हो गया 25%. ये आपका ALP मार्जिन आ गया. आपको दिया है यहाँ पर हैविंग बिजनेस एडवांस लोन ऑफ इतना 160 बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स इतना है, तो 160 आपका MD है और MD इज इक्वल टू मलेशियन डॉलर्स इज इक्वल टू 45. तो 160 इंटू 45, ठीक है, डिवाइड करेंगे 125 लाख से. तो 125 लाख से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 57.6%. तो लोन हमने दिया है 51% से ज़्यादा का, एसोसिएट है. ठीक है, एंडीज प्रोवाइड्स बैकअप सपोर्ट टू एंडीज इंक. एंडीज हैज स्पेंट सेम है 50 से, एकदम सिमिलर तरह का क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट के पीटी में भी आया हुआ है सर. 50,000 मैन आवर्स है. ठीक है, 50,000 मैन आवर्स है एंड इसकी जो कॉस्ट है वो है 75 MD. ठीक है, तो आपको पहले ना आवरली रेट, आपको आवरली चेक करना है. आपको क्या चेक करना है? आवरली चेक करना है. ठीक है, कॉस्ट इसका क्या है? 75. ठीक है, और यहां पर आप देखो इसका बिल हुआ है 90.75 में, तो 90.75 माइनस 75, अगर आप ध्यान दो 15.75 इसका प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 90.75, डिवाइड बाय 90.75 इनटू 100, अप्रोक्सीमेटली इसका जो मार्जिन है वो 17.35 ही आ रहा है. और यहाँ पे एक्चुअल जीपी मार्जिन जो आ रहा है सिमिलर ट्रांजैक्शंस में वो 25% आ रहा है. बस इसी का मेन प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? सिंपल है, आप यहाँ पर जो है बिलिंग रेट अपना निकाल लेंगे. बिलिंग आपका कितना है? 90.75 मैन आवर, ये आपका इंटू 45, ये आपका बेसिकली INR के टर्म्स में आपने निकाल लिया. वैसे ही कॉस्ट पर मैन आवर ये आपने INR के टर्म्स में निकाल दिया. आपने डिफरेंस निकाल लिया 90.75 और 75 का. ठीक है, आपने डिफरेंस निकाल लिया 90.75. ठीक है, मैं बेसिकली परसेंटेज पे निकाल दिया ऑन सेल्स. ठीक है, वही अगर आप कॉस्ट पे निकालोगे 15.75 डिवाइडेड बाई 75, तो 15.75 डिवाइड बाई 75 आप निकालोगे तो आपको 21% आ जाएगा. वही आपको चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल रहे हो, नॉट ऑन सेल. तो यहाँ पे आपका 21% अपने आप आ गया. तो यही अपने 21% क्या निकाल दिए? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट. ठीक है, तो बस आपको कॉस्ट दिया है 75 इंटू 45, इस पर आप 25% जो आपका ALP मार्जिन आ रहा है यहाँ पर आप उसको ले लेंगे और आपका जो फाइनल बिलिंग होना चाहिए था वो 4218 के हिसाब से होना चाहिए था. तो आप क्या करेंगे? 4218.75, ठीक है, इनटू, ये तो INR है ना,
अब इसका इंटू मैन आवर्स कितना है, इंटू मैन आवर्स है 50,000, तो बस निकाल लो 50,000 इंटू 4218.75, ये हो गया आपका 21,09,37,500। सिमिलरली आपको अगर इसका एक्चुअल बिलिंग वैल्यू चाहिए, एक्चुअल बिलिंग वैल्यू कितना है, एक्चुअल बिलिंग वैल्यू कितना है, एक्चुअल बिलिंग वैल्यू ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 90.75 पर मैन आवर, ठीक है। तो ये हो गया 90.75, इसका कन्वर्ट कर लेंगे आईएनआर में और इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत 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 ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डिफरेंशियल आपका एएलपी एडजस्टमेंट हो जाएगा 67,50,000 का, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, ये एकदम प्रॉपर वाला जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस मेथड का सवाल आया, कॉस्ट प्लस मेथड का यहाँ पे सवाल आया, एक बार चेक करते हैं, मैं चेक भी कर लेता हूँ। एबीसी कैनेडा होल्ड्स 35% शेयर्स इन एलिमेंट, ठीक है, स्टेक्स है 26% और मोर। एलिमेंट डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डज बोथ ऑनसाइट एंड ऑफसाइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। मतलब एलिमेंट क्या करता है, कस्टमर्स को देता है, डेफिनेटली एबीसी उसमें से कस्टमर होगा। एलिमेंट क्या करता है, बिल करता है एबीसी को फॉर 120 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 1800 पर मैन आवर। टोटल कॉस्ट आपको दे दिया है 2,25,000। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 120 मैन आवर्स है एट द रेट ऑफ 1800 पर मैन आवर, तो ये इसका क्या हो गया सर, ये हो गया 120 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 1800 मैन आवर्स, ठीक है। ये हो गया इसका 2,16,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट एक्चुअल केस में इसका लगा है 2,25,000। तो हमको बेसिकली क्या करना है, एलेवन बिल्ड टू द फॉरेन कंपनी एट द रेट XYZ लिमिटेड, बेसिकली एट द रेट ऑफ 2800 मैन आवर फॉर द सिमिलर लेवल ऑफ मैन पावर। जीपी मार्जिन दे दिया 50%। तो बेसिकली क्या बोला गाइस, सिमिलर रेट इसका 2800 लगता है, जो कि ये लोग खाली 1800 चार्ज कर रहा है। कहाँ से भाई, कहाँ से? तो बेसिकली तुम्हें ये 50% को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेन XYZ के साथ कर रहा है और एलिमेन ABC के साथ क्या कर रहा है, ABC एसोसिएटेड है, XYZ थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना 50% जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट है। एलिमेन डिराइव करता है टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम ABC। एलिमेन जब बिल करता है वो ABC से तो उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल जाता है, बट उसको XYZ से कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो सर XYZ से अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में 50% मार्जिन है, उस केस में 50% मार्जिन। देयर इज नो सच सपोर्ट फ्रॉम XYZ, द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट रिसीव फ्रॉम ABC मे बी पुट एट 18% ऑफ जीपी मार्जिन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट अगर वहां मिल रहा है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम होगी ना, हम प्राइस कम चार्ज करेंगे उस कस्टमर से जो हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, 18% ऑफ 50%, विच इज 9%, या माइनस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी में नहीं हो रहा है और रिलेटेड पार्टी में हो रहा है। एबीसी गिव्स बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम्स। एलिमेंट एबीसी को बहुत डिस्काउंट देता है, विच मे बी वैल्यूड एट 10%, जो हम करंट केस में नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी माइनस करना होगा 10% ऑफ 50%, विच इज -5%। ये थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू एबीसी, एलिमेंट नाइदर रन्स एनी रिस्क नो इंकर्स एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। उसको कोई कॉस्ट इंकर नहीं करना पड़ता है। In the case of services to XYZ, Element has to assume all the risk and cost associated with the marketing function, which may be estimated at 12%। यहाँ पे भी अगर इसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है एलिमेंट के केस में, एबीसी के केस में, बट बाकी जो सिचुएशन है, ठीक है, इन केस ऑफ XYZ जब वो करता है तो उसका मार्केटिंग कॉस्ट लगता है। तो अगर इसका मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा तो डेफिनेटली इट हैज टू बी एडजस्टेड। Element has to bear all the risk and costs associated. In case of this, while there is no such risk in case of service to ABC, therefore market risk and cost shall be definitely adjusted. तो 12% of 50% माइनस क्या कर देंगे अपने 6%। Element offered 1 month credit to ABC Limited, एक महीना का क्रेडिट दे रहा है ABC Limited को। The cost of providing such credit may be valued at 2% of the gross profit. No such credit was given to XYZ Limited. कोई ऐसा कोई क्रेडिट जो है XYZ लिमिटेड को नहीं दिया गया। एलिमेंट क्या कर रहा है, 1 मंथ का क्रेडिट ऑफर कर रहा है एबीसी लिमिटेड को। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट मे बी वैल्यूड एट 2% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। नो सच क्रेडिट वाज गिवन टू XYZ लिमिटेड। मतलब जब रिलेटेड पार्टी को ऑफर कर रहे हैं क्रेडिट तो 1 मंथ का क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन ये जो क्रेडिट है ना,
ये 50% मतलब जो अनरिलेटेड पार्टी है उनको ऑफर नहीं किया जा रहा है। तो गाइज अगर क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है तो रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1% बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1% मतलब 2% इसका बोले तो +2%। ठीक है, जो इसका आपको 2% बढ़ाना पड़ेगा तो आप +1% कर देंगे। तो 50 -9 -5 -6 लास्ट में 1, तो हो गया 31%। अब आप एक चीज ध्यान दो, आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 2,25,000 लिखा हुआ है। आप इसी में क्या करेंगे, 31% ऐड कर देंगे। 2,25,000 में आप 31% ऐड कर देंगे और आपका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो आर्म्स लेंथ बिल्ड वैल्यू आ जाएगा। 2,25,000 का 31%, दिस विल कम 2,94,750। और आपका एक्चुअल हमने ऊपर निकाल लिया था 1800 इंटू 1200 120 आ रहा था 2,16,000। 2,16,000 ये आपका एक्चुअल आ रहा था। इसको आप डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 78,750। ये आपका एक्चुअल बिल्डिंग एक्चुअल वैल्यू है। एएलपी एडजस्टमेंट हो जाएगा ये, ठीक है ना। दिस विल बी एएलपी एडजस्टमेंट। ठीक है गाइस, तो ऐसा ही और भी एक दो क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से देख लेना। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने नोट्स में दे दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि अब आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में थोड़ा सा कंफर्ट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 94A 94B, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कब है, एसोसिएटेड प्राइस कब है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइबोर रेट प्लस वो कब है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कब लेना है, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। एडिशनल इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, एपीएस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस है। कब कैसे निकालना है, मार्जिन कैसे निकालना है, एलपी कैसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3% मार्जिन कब लगाना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। टीपी का आपका यही पे सेशन खत्म होता है। वेरी सुन मैं आपको फाइनल आईडीटी का भी जो है प्रैक्टिस सेशन एक पूरा मैराथन के फॉर्म में आपके लिए अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनके मन से भी ट्रांसफर प्राइसिंग का डर निकल जाए सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।